मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में हमें आज अपना टॉपिक है द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन। आज हम बात करने वाले हैं कि पादपों में आवर्त पादपों में दोहरा निषेचन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जैसे ही परागकण परागण क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो कायिक कोशिका से एक नलिका रूपी संरचना निकलती है जिसको परागनली कहते हैं। और ये परागनली रसायन वर्तन गति करती हुई कहा जाती है बीजांड में। और ये बीजांड से किसमें प्रविष्ट होती है? ये बीजांड से प्रविष्ट होती है भ्रूणकोश में। और जैसे ही भ्रूणकोश में प्रविष्ट होती है, इसके शीर्ष भाग पर, परागनली के शीर्ष भाग पर एक छिद्र विकसित होता है और इस छिद्र से दो नलिकाग्र केंद्रक मुक्त होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन की। तो देखिए, जैसे ही दो नलिकाग्र मुक्त होते हैं तो एक नलिकाग्र, देखो तीन कोशिका इसमें ऊपर की ओर थी, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। तीन कोशिका नीचे की ओर थी, है ना? एक कोशिका जिसमें दो केंद्रक हैं वो बीच में होती है, तो इसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक कोशिका। और इसको बीच वाली कोशिका को अन्य कोशिका, दोनों साइड वाली कोशिका को क्या कहते हैं? साइड कोशिका। तो जैसे ही परागनली के शीर्ष पर एक छिद्र विकसित होता है, छिद्र से दो नलिकाग्र मुक्त होते हैं, एक नलिकाग्र इस अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। तो नलिकाग्र और एक नलिकाग्र व अंड कोशिका के संलयन को कहते हैं युग्मक संलयन। और इस युग्मक संलयन को प्रथम निषेचन भी कहते हैं। इसे सत्य निषेचन भी कहते हैं, युग्मक संलयन भी कहते हैं, जिसके दौरान द्विगुणित युग्मनज बनता है। और जो परिवर्तित होकर भ्रूण बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नलिकाग्र द्वितीय केंद्रक कोशिका के साथ संलयित होता है। जो दूसरा नलिकाग्र है वो द्वितीय केंद्रक कोशिका के साथ संलयित होता है। इसको कहते हैं त्रिक संलयन, क्योंकि इसमें तीन केंद्रक एन केंद्रकों के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है। और ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक करता है। इस त्रिक संलयन को कभी कभी द्विनिषेचन, दूसरा निषेचन भी कहता है। ये प्रथम निषेचन तो ये दूसरा निषेचन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि युग्मक संलयन व त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों में दो बार निषेचन होता है। एक बार नलिकाग्र अंड कोशिका के साथ संलयित होता है, जिसको सत्य निषेचन, युग्मक संलयन या प्रथम निषेचन कहते हैं। और दूसरा नलिकाग्र द्वितीय केंद्रक कोशिका के साथ संलयित होता है, जिसको त्रिक संलयन कहते हैं, जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है, क्योंकि इसमें तीन एन अगुणित केंद्रक होता है, इसलिए इसको ये त्रिगुणित होता है। और याद रखिएगा कि भ्रूणकोश, पहले अपन बात कर चुके हैं, ये भ्रूणकोश होता है, यहां पर बात कर रहे हैं भ्रूणकोश की। तो आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश की सूत्र गुणिता होती है त्रिगुणित। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भ्रूणकोश की सूत्र गुणिता लिखिए, ये लेकिन आप ध्यान जरूर रखना, ये आवर्तबीजी पादपों में होती है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विनिषेचन किसे कहेंगे? कि त्रिक संलयन व युग्मक संलयन की घटना को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं।
देखिए भ्रूण कोश में अंड कोशिका का एक नरयुग्मक केंद्रक के साथ संलयन क्या कहलाता है? बोलिए, युग्मक संलयन कहलाता है। और इस युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। और इस सत्य निषेचन को ही क्या कहते हैं? प्रथम निषेचन कहते हैं। तथा दूसरा नरयुग्मक केंद्रक द्वितीयक केंद्रक कोशिका के साथ संलयन कर प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। जिसे ये तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश बनाता है। त्रिक संलयन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एन केंद्रकों का संलयन होता है। ओके, इस त्रिक संलयन को कभी कभी द्वितीय निषेचन भी कहते हैं। इस प्रकार निषेचन एक बार जो होता है उसको सत्य निषेचन कहते हैं, और दूसरी बार जो निषेचन हुआ उसको त्रिक संलयन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन की घटना को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। फिर से सुनना एक बार, युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन की घटना को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन की खोज, देखो द्विनिषेचन की खोज सबसे पहले सर्वप्रथम 1898 में, कब? 1898 में नावास्तिन, इसमें नावास्तिन ने फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम पादप में की। द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम 1898 में नावास्तिन ने फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम पादप में की। द्विनिषेचन आवर्त बीजी पादपों का, हम बात किसकी कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? आवर्त बीजी। द्विनिषेचन आवर्त बीजी पादपों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सभी आवर्त बीजी पादपों में दोहरा निषेचन होता है, द्विनिषेचन होता है। बाकी और आवर्त बीजी पादपों के अलावा किसी भी पादपों में, किसी भी कुल में दोहरा निषेचन नहीं होता, द्विनिषेचन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी में विभिन्न पादपों में परागण एवं निषेचन के मध्य 2 से 25 घंटे का समय लगता है। बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनमें परागण और निषेचन, देखो परागकणों का वर्तिका अगर पर पहुंचने के बाद निषेचन तक 2 से 25 घंटे का समय लगता है। और एक समय
पादपों में क्या होता है, त्रिक संलयन पहले और युग्मक संलयन बाद में होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्वितीय निषेचन के महत्व की। तो स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं द्वितीय निषेचन के महत्व। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपन द्वितीय निषेचन का महत्व। देखिए अभी पढ़ा था कि एक नरयुग्मक व अंड कोशिका के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज। और इस द्विगुणित युग्मनज के परिवर्तन से द्विगुणित भ्रूण का परिवर्तन होता है, भ्रूण बनता है। दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्र कोशिका के साथ संलयन करके केंद्र कोशिका के साथ संलयन करके क्या बनाता है? बोले त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र। और ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश से किसका परिवर्तन होता है? भ्रूणकोश का। और ये भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। प्रथम नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है और युग्मनज किसमें परिवर्तित हो जाता है? भ्रूण में। दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्र कोशिका के साथ संलयन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र बनाता है और ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र किसमें परिवर्तित हो जाता है? भ्रूणकोश में। और ये भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए कि अनेक भ्रूण वैज्ञानिक, अनेक पादप वैज्ञानिक ये बताते हैं कि भ्रूणकोश में, इसमें भ्रूणकोश में पैतृक व मातृक, भ्रूणकोश में पैतृक व मातृक गुणसूत्र होने के कारण संकर ओज प्रदर्शित करता है। ये देखो इसमें दोनों गुणसूत्र हैं। भ्रूणकोश में पैतृक व मातृक गुणसूत्र होने के कारण ये संकर ओज प्रदर्शित करता है। ये ओज क्या है? ओज है शक्ति, पावर, संकृत, दोनों के संकृत शक्ति प्रदर्शित करता है। थर्ड बात, बीजों की जीवन क्षमता के लिए, बीजों की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि इससे जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास एवं नवीकरण होता है, नवीनीकरण होता है। ये दोनों ही आवश्यक हैं बीजों के विकास के लिए, क्योंकि इससे जीव द्रव्य का नवीनीकरण एवं पुनर्विन्यास होता है। अतः हम कह सकते हैं ये दोनों ही प्रक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो फिर से एक बार, एक नंबर अपने यहां बात करें कि एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनाता है और युग्मनज किसमें परिवर्तित हो जाता है? भ्रूण में, या युग्मनज परिवर्तित होकर भ्रूण का विकास करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। नंबर 2 बात करें, दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्र कोशिका के साथ संलयन द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है, जो परिवर्तित होकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है और ये भ्रूणकोश विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ये करता है। नंबर 3 बात करें कि भ्रूणकोश में पैतृक व मातृक दोनों गुणसूत्र होने के कारण, दोनों गुणसूत्र होते हैं और जिसके कारण संकर ओज
प्रदर्शित करता है। और 4 नंबर पे अपने ये कह सकते हैं कि बीजों की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि इनसे जीव द्रव्य का नवीनीकरण और पुनर्विन्यास होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये है इनके महत्व। ओके, नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन भ्रूण कोश की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? भ्रूण कोश। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं भ्रूण कोश की। अभी हमने पढ़ा था कि आवर्त बीजी पादपों में त्रिक संलयन द्वारा, अब त्रिक संलयन कब होता है कि दूसरा निर्माण द्वितीयक केंद्रक कोशिका के साथ संलयन करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक संलयन द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है, अभी पढ़ा है। इसका निर्माण हमेशा निषेचन के दौरान होता है। इसका निर्माण हमेशा निषेचन के दौरान होता है, जबकि ये ध्यान से सुनना, अनावृत बीजी पादपों में अनावृत बीजी पादपों में त्रिक संलयन निषेचन से या युग्मक संलयन से पूर्व होता है, पहले होता है। आवर्त बीजी पादपों में त्रिक संलयन निषेचन के दौरान होता है, जबकि अनावर्त बीजी पादपों में त्रिक संलयन निषेचन से पहले होता है। और ये जो इसमें अनावर्त बीजी पादपों में जो भ्रूणकोश बनता है वो होता है अगुणित। ये याद रखना, आपसे अगर पूछा जाता है अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश की सूत्रगुणिता अनावर्त बीजी में, तो वो होती है अगुणित। और पूछ लिया जाए आवर्त बीजी पादपों में, तो आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश की सूत्रगुणिता क्या होती है? त्रिगुणित। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश की सूत्रगुणिता त्रिगुणित होती है, अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश की सूत्रगुणिता अगुणित होती है। और इस प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से, दोनों में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है, और इससे किसका निर्माण होता है, किसका विकास होता है, किसका परिवर्तन होता है? भ्रूणकोश का। और ये भ्रूणकोश क्या करता है? बोलिए, ये भ्रूणकोश भ्रूण विकास के दौरान पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये भ्रूण को विकसित हो रहे हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? भ्रूणकोश करता है। विकास प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणकोश के विकास प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणकोश 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं भ्रूणकोश के प्रकार। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 होता है केंद्रीय भ्रूणकोश, नंबर 2 कोशिकीय, और 3 नंबर पे होता है फैलोपियल। विकास प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणकोश 3 प्रकार का होता है। आवर्त बीजी पादपों में त्रिगुणित होता है, अनावर्त बीजी पादपों में अगुणित होता है, और विकास के आधार पर भ्रूणकोश 3 प्रकार का होता है। बात अपन भ्रूणकोश की कर रहे हैं,
कोष हमने पहले पढ़ा था, ध्यान से इसको समझना। तो केंद्रकीय भ्रूण कोष, कोशिकीय भ्रूण कोष और हेलोबियल भ्रूण कोष, हम 3 भ्रूण कोष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं केंद्रीय भ्रूण कोष की। तो देखिए इस प्रकार के भ्रूण कोष परिवर्तन में, केंद्रीय भ्रूण कोष परिवर्तन में प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक, फ्रिक्शन लाइन द्वारा क्या बनता है पहले, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक। तो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन द्वारा, यानी ये विभाजन, इसका ये जो भ्रूण कोष केंद्रक है, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक, ये अनेक विभाजन करता है। स्वतंत्र केंद्रक विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और ये केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं, परिधि पे आ जाते हैं तथा बीच में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक स्वतंत्र केंद्रक विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है और ये केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात केंद्रकों के चारों ओर भित्ति निर्माण होना शुरू हो जाता है और ये कोशिकीय हो जाते हैं। याद रखना, हम बात करते हैं नारियल का पानी। ये जो नारियल का पानी है ये केंद्रीय भ्रूण कोष होता है। नारियल का पानी केंद्रीय भ्रूण कोष होता है और आवर्त विधि पादपों के 56% फूलों में केंद्रीय भ्रूण कोष ही पाया जाता है। तो ये तो था केंद्रीय भ्रूण कोष। अब अपन बात करते हैं कोशिकीय भ्रूण कोष। देखिए इस प्रकार के भ्रूण कोष परिवर्तन में, कोशिकीय भ्रूण कोष परिवर्तन में प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक में प्रथम तथा उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों के साथ साथ भित्ति का निर्माण होता जाता है, होता रहता है। फिर से सुनने के बाद, कोशिकीय भ्रूण कोष परिवर्तन में प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक में प्रथम तथा उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाता है और इनमें ये चूसकाम विकसित हो जाते हैं। ये चूसकाम होता है, ये कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाता है, साथ साथ अलग अलग कोशिकाएं बनती रहती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूण कोष कहते हैं। इसमें कोशिका का निर्माण नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय भ्रूण कोष। तो इसमें चूसकांकों का विकास हो जाता है। ये चूसकांक क्या करते हैं, भ्रूण कोष से या बाहर से पोषक पदार्थ का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। और ये किसमें होता है, नेमोपेटेली वर्ग में। नेमोपेटेली वर्ग में किस प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है, कोशिकीय भ्रूण कोष। और लास्ट बात करते हैं अपन हेलोबियल भ्रूण कोष। देखो ये है दोनों प्रकार के भ्रूण कोष का, केंद्रीय और कोशिकीय, दोनों प्रकार के भ्रूण कोष का मध्यवर्ती भ्रूण कोष है। यानी कि क्या होता है इसमें केंद्रक विभाजन भी होता है और भित्ति का निर्माण भी होता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, दोनों के बीच का कहते हैं, मध्यवर्ती भ्रूण कोष कहते हैं। इसमें प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद, कौन से विभाजन के बाद, प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है। प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है, जिससे एक बड़ी कोशिका बन जाती है और एक छोटी कोशिका बन जाती है। छोटी कोशिका निभाग की ओर होती है और बड़ी कोशिका बीजांड द्वार की ओर होती है। निभाग की ओर वाली छोटी कोशिका में स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन होता है और कोशिका का निर्माण नहीं होता, जबकि बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण भी होता जाता है।
अतः हम कह सकते हैं कि जो हेलोबियल है वो केंद्रीय और कोशिकीय दोनों का क्या है, मध्यवर्ती है। ओके, और ये किसमें होता है, एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल वर्ग में होता है। तो ये था 3 प्रकार का भ्रूणकोश। एक बार फिर से देखिए, केंद्रीय भ्रूणकोश, इस प्रकार के भ्रूणकोश में क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक स्वतंत्र विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, जो परिधि की ओर विन्यासित हो जाता है और बीच में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है, और इसके बाद ये भित्ति का निर्माण करना शुरू करते हैं। तो इसको बाद में क्या कहलाते हैं, कोशिकीय कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है नारियल का पानी। ये नारियल का पानी है, ये द्रव भ्रूणकोश होता है। कैसा भ्रूणकोश होता है, द्रव भ्रूणकोश। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोशिकीय। देखो कोशिकीय में क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्रथम विभाजन के साथ ही, ये जब विभाजन करता है केंद्रक, प्रथम विभाजन के साथ साथ, प्रथम विभाजन से अंतिम विभाजन तक इसमें किसका निर्माण होता रहता है, साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है। और इसमें क्या विकसित हो जाता है, शुष्कांग विकसित हो जाता है। ये किसमें होता है, गेमेटोपेटलिक वर्ग के सदस्यों में। नेक्स्ट बात करें अपन हेलोबियल। तो हेलोबियल में प्रथम विभाजन के बाद, देखो प्रथम विभाजन होता है, 2 कोशिका बढ़ती है, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। छोटी कोशिका निभाग की ओर वाली जो छोटी कोशिका है, उसमें केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करता है, अनेक केंद्रक बना लेता है, लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता। जबकि बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर जो बड़ी कोशिका होती है, उसमें केंद्र विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण भी होता रहता है, और ये किसमें होता है, हेलोबियल वर्ग में। तो स्टूडेंट्स ये था भ्रूणकोश, उसकी संरचना। अब हम बात करने वाले हैं भ्रूणकोश के कार्य की। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1, अभी हमने पढ़ा था ये जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूण को, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। फर्स्ट कार्य ये भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नंबर 2 की बात करता हूं मैं यहाँ पे। दूसरा जो कार्य है वो है भ्रूणकोश बीजों में बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद को भोजन प्रदान करता है। भ्रूणकोश जो बीज है, देखो 2 प्रकार के बीज होते हैं, भ्रूणकोश और अभ्रूणकोशी, भ्रूणकोशी और अभ्रूणकोशी। तो अपन बात कर रहे हैं भ्रूणकोशी बीजों में। भ्रूणकोशी बीजों में बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद को पोषण कौन प्रदान करता है, भ्रूणकोशी प्रदान करता है। भ्रूणकोशी बीजों में बीज के अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य भी भ्रूणकोश ही करता है। और थर्ड बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि कोशिकीय भ्रूणकोश में ये चूस्कांग विकसित हो जाता है, तो ये चूस्कांग भ्रूणकोश से या बाहर की कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये थे भ्रूणकोश के कार्य। तो आज हमने देखो द्वितीय निषेचन पढ़ा है। आवर्त बीजी पादपों में 2 बार निषेचन होता है, एक बार सत्य निषेचन और एक बार असत्य निषेचन या द्वितीय निषेचन जिसको बोलते हैं, या त्रिक संलयन कहते हैं। और सत्य निषेचन या युग्मक संलयन, या अपन ये कहें युग्मक संलयन व त्रिक संलयन की घटना को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, द्वितीय निषेचन कहते हैं। और तो स्टूडेंट्स आज इतना ही काफी है। नेक्स्ट डे भ्रूण का परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 900014111538 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई समस्या। ओके।